ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे। तो पहला टॉपिक है आज का, ग्लोबल मलेरिया ट्रेंड। इस टॉपिक को देखो, मलेरिया पहले भी न्यूज में था, पहले भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। कुछ ऐसी कंट्री थी जो मलेरिया को कंप्लीटली एलिमिनेट किया था, है ना, इजिप्ट। तो वो न्यूज में थी इजिप्ट एक, और आपके एग्जाम में शायद क्वेश्चन आ भी रखा है वो। तो यहाँ पे नेक्स्ट अभी WHO ने ये दिसंबर मंथ का कंप्लीट हो जाएगा आज करंट अफेयर, ठीक है। तो दिसंबर तक की करंट अफेयर हमारी सारी क्लासेस में हो रखे हैं, भले मैंने मंथ वगैरह नहीं लिखा है, बट अप टिल दिसंबर सारा कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ग्लोबल मलेरिया ट्रेंड या ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट ये रिलीज करता है कौन? पब्लिश्ड बाय WHO, पब्लिश्ड बाय WHO। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, टू 2022 में जो ग्लोबल मलेरिया था, हर 1000 आदमी में 58.6 आदमी को मलेरिया होता था। अभी ये बढ़ के इन 2023 ये हुआ है 60.4 पर 1000 केसेस, ठीक है। पर 1000 पर्सन्स में 60 मेंबर्स को मलेरिया हो रहा है हर साल, ठीक है। और ये रिपोर्ट में बताया गया, इसके अलावा भी ये क्या इंडिकेट करता है? मलेरिया इज इंक्रीजिंग, समझ में आया। और यहां पे बताया गया है WHO के द्वारा कि जो वर्ल्ड में जितने भी केसेस हैं उसमें जो अफ्रीकन रीजन है, अफ्रीका में ही टोटल 94% केसेस आर फ्रॉम अफ्रीका। समझ में आया? 94% वर्ल्ड में जितने भी केसेस हैं उसमें से 94% ग्लोबल केसेस कहां से है? अफ्रीका से। सबसे ज्यादा मलेरिया कहां इंपैक्ट कर रहा है भैया? अफ्रीका में। अब क्यों कर रहा है अफ्रीका में? क्योंकि अफ्रीका में गंदगी बहुत है, ठीक है। अफ्रीका में गंदगी बहुत है इस रीजन की वजह से। और जबकि इंडिया की बात किया जाए, 2017 में इंडिया में देयर वर 6.4 मिलियन केसेस, जबकि अभी 2023 में ये केसेस घट के सिर्फ 2 मिलियन है। 2023 में इंडिया में जो केसेस आए थे 2 मिलियन केसेस इन 2023। तो ये क्या इंडिकेट करता है भैया? कम हो रहा है, समझ में आया? रिडक्शन हो गया। क्यों रिडक्शन हो गया? क्योंकि लोग आजकल अवेयर हो गए, समझ में आया? लोगों को पता चला कि भैया मलेरिया कैसे फैल रहा है, उससे प्रोटेक्शन हमें कैसे करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है। तो ये इंडिया में केसेस कमी देखने को मिला है। और जब मलेरिया किससे कॉज होता है? कौन सा मच्छर? एनोफिलिस मॉस्किटो, है ना। लिखेंगे अभी कूलर की जगह। हाँ, अभी कूलर जब होता है, कूलर में नॉर्मली ये जो मॉस्किटो पैदा होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो, फ्रेश वाटर मॉस्किटो होता है ये, समझ में? ताजा पानी जब मिलता है तो ये पैदा हो जाता है तुरंत। और इसमें से जो फीमेल वाला होता है वही आपको बीमार करता है। एनोफिलिस ये फीमेल मॉस्किटो ही होता है और यही आपको बीमार करता है, ठीक है। जो मेल होता है वो कुछ नहीं करेगा आपको, मेल बस आपके आसपास घूमते रहेगा, ना काटेगा ना कुछ करेगा, बस आवाज करेगा चला जाएगा। ये जो फीमेल होता है वो काटेगा तो पता भी नहीं चलेगा कैसे काटे, खास करके वो एनोफिलिस मॉस्किटो। हो गया एक्सपीरियंस किस चीज की भाई? केसेस इंडिया में कम हुए हैं ना। कहां पे? ये पूरा वर्ल्ड का है। हाँ, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बड़ा है और उसमें से भी 94% केसेस सिर्फ अफ्रीका में। समझ में आया? और इसके अलावा मलेरिया जो है भैया, इसको क्या क्योर किया जा सकता है?
कैन बी क्योर्ड बाय मेडिसिन। ठीक है, दवाई से भी क्योर किया जा सकता है, ऐसे कोई बढ़िया ऐसे बीमारी नहीं है जो क्योर नहीं होता है। ठीक है, जैसे ऐसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन जो है वो कभी क्योर नहीं होता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉस्ट ड्यू टू प्लाज्मोडियम by a bite of Anopheles मॉस्किटो। एक कोस्ट है, एक वर्ल्ड में एक कोस्ट है जिसका नाम है मॉस्किटो कोस्ट। मॉस्किटो कोस्ट, वहां पे सबसे ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं। ठीक है, मॉस्किटो कोस्ट एक जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, कैरेबियन आइलैंड, वहां पे है एक मॉस्किटो कोस्ट बोल के, मॉस्किटो कोस्ट। वहां पे सिर्फ आपको इंसान नहीं मिलते, सिर्फ मच्छर मिलेंगे, सिर्फ मच्छर। और मेजरली जो मलेरिया होता है सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में ही पाया जाता है, प्रिवलेंट इन ट्रॉपिकल एरियाज। और इस टाइम में सर्दियों में आप देखोगे मच्छर कम देखने को मिलेगा, है कि नहीं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हिंदी में। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरियाज में ही होते हैं जब ज्यादा ठंड होता है, या तो उस टाइम में मॉस्किटो कैन नॉट सर्वाइव एट दैट टाइम। ठीक है जी, तो मेजरली अफ्रीका में धूप ज्यादा है ना। कौन से तीनों लाइनें? हाँ हाँ, पूरा ट्रॉपिकल रीजन है ना अफ्रीका में। ठीक है, तो वहां पे अफ्रीका में बहुत प्रिवलेंट है। और ऊपर से अफ्रीका में गंदगी बहुत है यार। ठीक है, जैसे न्यूज में नहीं देखते कि यार गए हर चीज के लिए जाना ही पड़ता है क्या? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा गंदगी है, बहुत सारे ऐसे हैं। और तो लोग तो गटर के ऊपर ही घर है। ठीक है, हाँ, नाला है, नाले के ऊपर ही उनका घर होता है। ठीक है, तो भाई जब तुम ऐसे जगह पे रह रहे हो तो तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना है कि ना? वो उनकी भी मजबूरी है, क्या कर सकते। सो मलेरिया प्रिवेलेंट इन ट्रॉपिकल एरियाज। क्या इसके लिए वैक्सीन बना हुआ है? बना हुआ है। ठीक है, वैक्सीन बना हुआ है जिसका नाम है RTS A501। ठीक है, ये WHO अप्रूव्ड वैक्सीन है। और जो रिसेंटली बना था इन 2023, एक और वैक्सीन बनी थी जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स। R21 मैट्रिक्स, इसको भी WHO ने अप्रूव किया इन 2023। जैन जैन। जैन जैन जैन। हो गया। एक नया RBI के गवर्नर अपॉइंट हुए, कौन? संजू रेड्डी खन्ना। सेकेंड टॉपिक, RBI गवर्नर अपॉइंटेड। कौन है भैया? हाँ, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, एंड ही वाज अ 1990 बैच IAS ऑफिसर। और इसके अलावा बिफोर, इससे पहले वो क्या काम कर रहे थे? ही वाज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है?
कमेटी है ना, तो कमेटी से होता है। कौन सी कमेटी होता है? कमेटी बैठे उनके कॉलेज जैसे अभी इसरो के सीएम को भी किया ना इस तरह ये कैसे? कौन सी कमेटी बनती है? एग्जाम में ये बोलेगा कमेटी बनेगा, एग्जाम में पूछेगा कौन सी कमेटी बनती है। ठीक है, तो इसकी जब अपॉइंटमेंट की बात किया जाए, एक कमेटी होता है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन। समझ में? एक कमेटी होती है, ये कमेटी सर्च कमेटी होती है। ये अलग अलग कैंडिडेट्स जो भाई उस पोस्ट के लिए जो सूटेबल कैंडिडेट्स है उनको सर्च करता है, और ये कमेटी एक और कमेटी को रिपोर्ट शॉर्टलिस्ट करती है कैंडिडेट्स को, और ये बेचती है। एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। समझ में? जो जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, उस कमेटी के पास कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके भेजती है, और ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट है वो कमेटी इसको अपॉइंट करता है। समझ में आया प्रोसेस कैसे चलता है? ठीक है, एक तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स कमिटी। और ये कमेटी क्या है सर? ये कमेटी होती है सर्च कमेटी। सर्च कमेटी, और ये कमेटी क्या करेगा भैया? कैंडिडेट्स के नाम शॉर्टलिस्ट करेगा, और इन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को भेजेगा एक और कमेटी के पास, और इस कमेटी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर बैठना है वरना। और ये आरबीआई गवर्नर का टर्म कितना होता है? इसका अपॉइंटमेंट्स कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? क्या आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी में कौन सी? रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, अच्छा वो कल शायद कल मिल जाएगा, कल ले लेना। नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की है उसकी पीडीएफ मिल रहा है। ठीक है, पीडीएफ नहीं, ये प्रिंट आउट। ठीक है, शायद कल वो टेस्ट पेपर के साथ आएगा तो उसमें ले लेना। उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है और कुछ 2-3 और चीज भी है छोटे मोटे। ठीक है, तो इसकी अपॉइंटमेंट होता है, इसका टर्म होता है अप टू 5 इयर्स। अप टू 5 इयर्स। और जो अपॉइंटमेंट किया जाता है रेगुलेशंस और रूल्स आर अंडर आरबीआई एक्ट 1934। इसमें मेंशन है भैया कौन कैसे किसको कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो इसको अपॉइंट करने के लिए कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए? नहीं, कुछ मेंशन नहीं है एजुकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, कोई भी चीज के बारे में मेंशन नहीं है। अरे तो ऐसे तेरी को जगह थोड़ी बिठाएंगे वहां पे। तो वो बंदा देखो जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है,
ठीक है, तो वो तो उसमें एक्सपीरियंस्ड होगा ना पहले से, उसको जानकारी होगी क्या करना है क्या नहीं करना है। Who was the first governor of RBI? और फर्स्ट इंडियन गवर्नर इंडिपेंडेंस के बाद? फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, ठीक है। और ये फर्स्ट आरबीआई गवर्नर वाज ऑस्कर स्मिथ, ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इससे पहले कौन था? शक्तिकांत दास, ठीक है। नहीं, हाँ पटेल। जैन सर? हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक टॉपिक करेंगे फिर सर कंटिन्यू करेंगे आगे क्लास। तो वो है भैया अप्रूवल ऑफ शुक्रयान मिशन। अप्रूवल ऑफ इसको अप्रूवल मिल चुका है इसरो को, ठीक है। अभी चंद्रयान मतलब कहां पे जाने का? चांद पे। मंगलयान मार्स पे। शुक्रयान शुक्र पे मतलब वीनस पे, ठीक है। और इसकी जो वीनस के लिए जो शेड्यूल लॉन्च किया गया है, शेड्यूल्ड द लॉन्च टू वीनस इन 2028, ये ईयर याद रखना, ठीक है, 2028। और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स है भैया क्या है इसका? इस मिशन के मेजर दो ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द एटमॉस्फेरिक डस्ट ऑफ वेनस, ठीक है, टू स्टडी एटमॉस्फेरिक डस्ट ऑफ वेनस एंड इट्स सरफेस, और उसके अलावा टू स्टडी अबाउट सोलर एक्सरेज। अभी वीनस कौन से नंबर पे आता है प्लैनेट्स में? सेकेंड नंबर पे आता है। वीनस का निकनेम क्या है ये भी जानकारी होना चाहिए आपको, ठीक है। लाल ग्रह, रेड प्लैनेट, वो तो मर्क्यूरी है। वीनस क्या है फिर? मतलब फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट, और क्या कहते हैं? सारे प्लैनेट रोटेट कैसे करते हैं? सारे प्लैनेट रोटेट किस डायरेक्शन में करते हैं? वेस्ट से ईस्ट करती है। वीनस उल्टा करता है, ठीक है। सारे प्लैनेट जो रोटेट कर रहे हैं भैया वो वेस्ट से ईस्ट कर रहे हैं। वीनस उल्टा करता है, ईस्ट टू वेस्ट करता है वीनस। समझ में आया? पहली बात। वीनस के साथ एक और प्लैनेट है, वो है यूरेनस। अब जैसे हमारी ग्लोब है, जैसे ग्लोब जो है टिल्टेड है इस टाइप का, समझ में आया? जबकि यूरेनस की बात किया जाए, यूरेनस पूरा लेटा हुआ है,
क्लियर है? जबकि ये हाँ लेटा हुआ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, झुका हुआ है, यूरेनस कंप्लीट है इस टाइम। समझ में आया? इस उसका जो टिल्टेशन है, जैसे हमारी टिल्टेशन 22.5 डिग्री है, यूरेनस की टिल्टेशन 90 डिग्री है। जब ऐसे घूमेगा तो कैसे लगेगा? ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, समझ में आया? तो यूरेनस की रोटेशन नॉर्थ टू साउथ होती है और इसकी रोटेशन उल्टा चलती है वीनस की, ठीक है। और इसीलिए यहां पे वीनस में एक दिन बड़ा होता है एक साल से, एक दिन बड़ा होता है एक साल से, ये चीज। और इसके अलावा वीनस को बोला जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। जो सुबह सुबह तारा दिखता है वो आपका वीनस है, जो शाम के टाइम में तारा दिखता है वो वीनस है। समझ में आया? हाँ जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। ये क्यों बोलते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ उसको? बिकॉज ऑफ इट साइज एंड डेंसिटी। उसकी साइज, आकार और उसका जो घनत्व है सेम है, अर्थ के लगभग लगभग सेम है, इसलिए बोला जाता है कि सर वो अर्थ की ट्विन सिस्टर है तो वहां पे जाते हैं हम, मार्स में क्यों जा रहे हैं बार बार? क्योंकि वहां पे वीनस के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ में आया? 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो भाई साहब वहां पे जाके क्या करोगे? समझ में आया कैसा होगा सिचुएशन? रजाई ओढ़ लिया सर्दी की रात में और अंदर किसी ने फाट कर दिया ठीक है और बढ़िया गंदी सी स्मेल आ रही, तो रह पाओगे? तो ऐसे ही होगा वीनस में। तो वीनस के बारे में लिखना, रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सबसे पहली चीज। दूसरी, ए डे इज लॉन्गर देन अ ईयर, मतलब इसका एक दिन जो होता है लगभग 243 डेज के बराबर वन डे होता है, ठीक है, और 228 डेज के बराबर एक साल होता है इनका, ये याद रखना। और इसके अलावा वीनस इज कॉल्ड एज हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो 90% प्लस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। और ये क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड डेंसिटी। तो मेरे को लग रहा है इस बार एनडीएचआई हो, सीडीएस हो, एक जो प्लैनेट्स हैं सारे प्लैनेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है, चाहे फिर वीनस से ना बने, अलग अलग से भी बने। समझ में आया? देखो करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक पार्ट के साथ ऐसे इंटीग्रेट, जब आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी पढ़ोगे कल के दिन, तो भैया जैसे शुक्रयान मिशन करंट अफेयर में था, ये हमारी ज्योग्राफी की स्टैटिक पार्ट है। समझ में आया? तो इनको एक जो हमने अभी किया, इसको बोला जाता है इंटीग्रेटिंग योर कोर्स विद करंट अफेयर्स। तो सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही करना होता है, क्लियर है? जब ऐसे ही पढ़ोगे ना, तो एक जब 3-4 ऑप्शन एक सवाल पे बनेंगे, तो एक ऑप्शन इधर से बनेगा, एक दो इधर से बनेंगे। समझ में आया? तो आपकी जो अब आप क्या करोगे? सर करंट अफेयर है, बस इतना ही पढ़ के छोड़ दिया, अब इसमें तो तुम्हारा एक ही ऑप्शन लग रहा है, स्टैटिक वाला तुमने ज्यादा फोकस ना किया हो, तो भाई साहब ये भूल जाओगे। समझ में आया? तो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है हमेशा कोर्स को करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना होता है, ठीक है? हाँ जी, है प्रेशर कुकर, हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर कुकर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है भैया। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर कुकर ऑफ द सोलर। अरे हेलो, अरे वो ये है यार, क्या कहते